नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी 2016 का जो पेपर है तो उसमें तो जीएस के जो सवाल आए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और कि इसमें जो करंट के जो प्रश्न आए थे मैंने उनको जो है स्किप कर दिया है, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि 2016 के हिसाब से करंट के सवाल पूछे गए थे। इसमें सिर्फ जीएस के सवाल, आपको जीके के सवाल मिलेंगे। और प्रश्न का उत्तर बताने के साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगा, तो प्रश्न का उत्तर सुनने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताई जा रही हैं उन पर भी ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, आग को बुझाता है तो इनमें से कौन सा है जो आग को बुझाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही है। आपको पता होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग को बुझाने में मदद करता है। तो CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है, आपको पता है। और इसकी प्रकृति पूछी जाती है कभी कभी कि CO2 की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है या अम्लीय है। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। ठीक है, CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है। सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों की बोतलों, कोल्ड ड्रिंक में जो है अधिक दाब पर CO2 गैस घुली रहती है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एक प्रश्न और आता है कि ठोस CO2 को जो है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि ठोस CO2 को जो है क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो एक जनरेटर जो है किसको किस में रूपांतरित करता है? तो इसका ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, जो कि सही है। जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जनरेटर की बात करें, इसको एसी डायनेमो भी कहा जाता है। यह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है, परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बनती है। अब इसके साथ मैं कुछ और आपको रूपांतरण बताता हूँ। ऊर्जा के जो रूपांतरण होते हैं वो कुछ और आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए विद्युत बल्ब, ये क्या करता है? तो विद्युत बल्ब की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में जो है रूपांतरण करता है। विद्युत हीटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरण करता है। विद्युत सेल की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन की बात करें तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल की बात करें तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा रूपांतरण थे, आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं? तो 2015 तक पूछा गया है कि कितने जो है अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं भारत ने अंटार्कटिका में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिक महाद्वीप को जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था। यह अभियान डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। भारत ने इस महाद्वीप पर वैज्ञानिक परीक्षण हेतु अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में स्थापित किया गया, जबकि दूसरा जो है शोध केंद्र जिसका नाम है मैत्री, जो 1993 में स्थापित किया गया। और तीसरा शोध केंद्र है भारती, जो 2015 में लारसेन में स्थापित किया गया। तो 2015 तक की यहाँ पे पूछा गया, तो 2015 तक 3 जो हैं अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए गए थे। वो तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मैंने बताया? एक तो है दक्षिणी गंगोत्री, ये 1983 में किया गया था। दूसरा है मैत्री, जो 1993 में किया गया था। और तीसरा है भारती, जो 2015 में स्थापित किया गया था। ये 3 थे अनुसंधान स्टेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें से बताना है आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको आप GPS भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। बी की बात करें, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सी की बात करें तो इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यही गलत है। ऑप्शन सी जो है
वो जो है जीपीएस के संबंध में सत्य नहीं है। और डी की बात करें, ये कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है गलत दे रखा है। अब जीपीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म तो यहाँ पे दिया गया है, आपको पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, जीपीएस। तो ये क्या होता है कि ये जो है एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जीपीएस तकनीक उपग्रहों द्वारा भेजे गए संदेशों पर काम करता है और उपग्रह से प्राप्त सिग्नल द्वारा उस जगह को मैप पर दर्शाता है। इसका विकास की बात करें तो इसका विकास अमेरिका के रक्षा विज्ञान द्वारा किया गया था और इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 में अमेरिकी नौसेना ने किया था। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से वैज्ञानिक प्रयोग और सर्वेक्षण कार्यों के लिए, जमीन का सर्वेक्षण कराने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, आपदा राहत कार्यों के लिए तथा कार नेविगेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जीपीएस का यूज इतनी जगह आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग इसका एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है, लूसोंग। लूसोंग तो लोसूंग कहें या लूसोंग कहें, ये दोनों सेम हैं। और ये कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये सिक्किम का जो है लोकप्रिय त्यौहार है और ये जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। और सिक्किम राज्य में जो है मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदाय के लोग रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विषम चुने। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको विषम चुनना है। साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली, दामोदर वैली। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो विषम है वो है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली की बात करें तो ये जो है 3 विकल्पों से विषम है। क्यों है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ आईसी चिप जिनको कहते हैं, तो इनको बनाने वाली कंपनियाँ जो हैं यहाँ पर बहुत सी थी, जिसके कारण इसे जो है सिलिकॉन वैली नाम दिया गया। और अन्य ऑप्शन की बात करें, साइलेंट वैली, तो ये केरल में है। और इंडस वैली जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी भारत तक फैली हुई थी। और दामोदर वैली की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन वैली इसमें से विषम है। अगला सवाल देखिए, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन होता है? तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा जो होता है वो मीथेन होता है, आपको पता होगा। बायोगैस इसको गोबर गैस भी कहते हैं। इसका फार्मूला जो होता है CH4 होता है मीथेन का। ठीक है, तो गोबर गैस में मीथेन जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है और यह जल युक्त पशुओं के मल के किण्वन से उत्पन्न होती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से तालाबों के रुके हुए जल तथा दलदली स्थानों पर नीचे दबी वनस्पतियों और जैव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से होती है। ये हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसी कारण कोयले की खानों में भयानक विस्फोट होते हैं। इसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में तथा हाइड्रोजन के औद्योगिक जो है उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। किसका? मीथेन का, CH4। चलिए अगला सवाल देखिए, कुष्ठ रोग, लिप्रोसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी आप क्लिक करिए, इसका सही है। तो लिप्रोसिस जो है हैंसेन रोग, हैंसेन रोग जो है इसका दूसरा नाम है कुष्ठ रोग। और इसका एक और नाम है कोढ़। कोढ़ कहें या कुष्ठ रोग कहें, इंग्लिश में इसको लिप्रोसी कहते हैं। ये एक संचारशील रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिकाओं, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है और इस रोग के लिए MDT, इस रोग के लिए जो उपचार है वो है MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इन दवाओं का उपयोग किया जाता है लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए, कोढ़ रोग के लिए। इसका दूसरा नाम है हैंसेन रोग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस, इसको कहते हैं लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है चीड़-फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। HTML जो है इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी सब जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल है। HTML
तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। अब SSH की बात करें तो SSH एक जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सुरक्षित दूरस्थ प्रवेश के लिए एक विधि है, ठीक है। अब POP की बात करें तो कंप्यूटर में इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कंप्यूटर जो भाषा में इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब PPP की बात करें तो इसकी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में दूसरी फुल फॉर्म होती है, तो वो कौन सी होती? वो होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये 3 प्रोटोकॉल हैं और HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटोकॉल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम है बान की मून। तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया से थे, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक था। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं, और इन्होंने ये कार्यभार 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्वार्षिक, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेनियल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ 2 वर्ष में एक बार घटने वाली घटना को द्विवार्षिक कहते हैं, ऑप्शन ए, जिसको कहते हैं बाइनियल। और 3 वर्ष में एक बार घटने वाली घटना को ट्राइनियल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही है, डॉक्टर वेब। डॉक्टर वेब जो है वो एक एंटीवायरस है। और डॉक्टर वेब जो है ये जो है 1992 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर वेब द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा, ये किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण। तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति को प्रमाणित करती है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। और इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो ये आपको पता होगा, ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, जो कि जो है राज्य द्वारा प्रशासित होता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल जिसको BSF कहते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जिसको ITBP कहते हैं। तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है, श्रीलंका के भी रुपया है, म्यांमार की जो है मुद्रा क्यात है, रुपया नहीं है, कौन सी है? क्यात। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 के सविनय अवज्ञा का आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम किए गए थे। वो कौन कौन से हैं? जैसे नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कर अदायगी पर रोक। तो ये इतना याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित।
अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर जो आपको दिखाई देता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके मुद्रण के लिए जो है कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है, ये है इंटेग्लियो प्रिंटिंग जो है इस तकनीक का यूज किया जाता है, जो आपको नोटों पर अग्रभाग में दिखाई देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्राभिमुख बल, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जो वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कार का सड़क पर मुड़ना, पहियों पर मडगार्ड, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय शरीर की साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना। ये कुछ उदाहरण हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से संबंधित, आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो है कारगम। ऑप्शन ए इसका सही है, कारगम जो है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और इन दोनों की बात करें, कुडियाट्टम और कथकली, तो कुडियाट्टम और कथकली जो हैं वो केरल के हैं और यक्षगान कर्नाटक का है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो विश्व धरोहर स्थलों के बात करें तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, राष्ट्रपति भवन, क्योंकि राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है इसको वर्ष 2004 में, ताजमहल जो कि आगरा में है इसको वर्ष 1983 में, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है इसको वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, यही विषम है। अगला सवाल देखते हैं, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, तो इसका आप देख सकते हैं किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। तो ईस्ट, इसको खमीर भी कहते हैं, ये एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इस क्रिया में सूक्ष्म जीव खमीर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो लुई पाश्चर को जो है इसमें से किस खोज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, रेबीज का टीका जो इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, अब चेचक के टीके की बात करें तो चेचक का टीका जो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और पोलियो का टीका किसने बनाया था, जॉन ई साल्क। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हेरिडिटरी कैरेक्टर कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। वंशागति के मूल नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने बनाया था, इसीलिए जो है मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मेंडल ने जो ये सारे नियम जो बनाए हैं आनुवंशिकता से संबंधित, उनका जो प्रयोग उसने किए हैं वो मटर पर प्रयोग किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस पर प्रयोग किए थे, मटर पर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैक ओएस जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई। तो 1946। तो 1947 की स्वतंत्रता 1946 के शुरू में इसे मौन स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य धारा किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब गंगा नदी की बात करें
तो गंगा नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय पर गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, छपरा, पटना, सोनपुर, भागलपुर तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा, जमुना तथा मेघना नदियाँ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर इसके पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का पद जो है संभालेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक बहुना ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है डी सही है, प्लूटो। प्लूटो की खोज जो है 1980 में की गई थी। 1980 में क्लाइव टॉम्बैग ने इसकी खोज की थी। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इससे जो है ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को अब जो है एक नाम दे दिया है, वो है 134340, ये नाम दिया गया है और इसे जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। तो अगला सवाल देखिए, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 18 जोन हैं। और 18वां जोन कौन सा बना है? तो 18वां जोन जो है वो है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। तो टोटल जोन जो है 18 हैं। तो ये थे 2016 के एनटीपीसी पेपर के जीके के सवाल। तो मैंने सवालों के उत्तर देने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई हैं, तो वो भी आपने ध्यान से सुनी होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।